आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफाइड कहते हैं कितनी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल, यानी इमेज कितनी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो इसका बेसिकली फार्मूला है हाइट। जब भी हम किसी को कंपेयर करते हैं किसी दूसरी चीज़ से, तो जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं और जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसे डिनोमिनेटर में। इमेज की हाइट कंपेयर कर रहे हैं वो न्यूमरेटर में आएगी, किससे कंपेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की हाइट से, वो डिनोमिनेटर में आएगा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो क्या बनेगा, ये डेफिनेशन क्या बनेगी, लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ए इमेज है ना, जो कि इमेज की है, इज़ द रेशो ऑफ, जब भी ए ओ बी ए अपॉन बी की फॉर्म में होता हूँ उसको रेशो की फॉर्म में डिफाइन कर सकते, द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसको हम m से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि मेरी स्पीड फास्ट होगी इसलिए इसको नोट भी करते चले और ध्यान से इसको समझते हुए चले। रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द डिनोमिनेटर के साइन को 2 पढ़ेंगे टू द हाइट ऑफ द, ये डेफिनेशन आ गई। इन अदर वर्ड्स, हाउ मच इमेज इज लार्जर एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। अब टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड इसके जो वैल्यूज़ हैं उसमें अब ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। जो m है इसको n से इंडिकेट करते हैं। m में भी इन केस ऑफ मिरर और लेंस दोनों में अप्लाई होगा, ये दोनों में भी विल बी ग्रेटर देन +1 है ना, एंड ग्रेटर देन -1, यानी 2, 3, 4। दूसरा है इक्वल टू 1 इक्वल टू -1। ग्रेटर देन 1 का मतलब है 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। और तीसरा तरीका इसमें है प्लस लेस देन 1, लेस देन +1 या लेस देन -1। ये इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन -1, इक्वल टू -1 है ना, और लेस देन 1। यहाँ पे ये आ गया ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन। अब इसमें ज़रा पहले पॉइंट समझ लीजिए, ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनके अंदर बहुत सारे आंसर छुपे हैं। पहले इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू होती है उसमें साइन भी आता है और नंबर भी आता है। ये साइन और नंबर एक चीज़ नहीं है। साइन कुछ और इंडिकेट करता है, नंबर कुछ और इंडिकेट करता है। साइन कुछ और इंडिकेट करता है, साइन से हमें क्या पता चलेगा वो अलग बात है, नंबर से हमें क्या पता चलेगा वो अलग चीज़ है। साइन जो है या तो प्लस होगा या माइनस। हम ये भी कर सकते हैं इसको प्लस ब्रैकेट में -1, प्लस ब्रैकेट में 1, प्लस ब्रैकेट में 1, यानी 1 से कम। सर सुन लीजिए साइन का क्या मतलब है। अगर साइन प्लस है तो इमेज इरेक्ट होगी, इमेज इरेक्ट होगी, और इरेक्ट इमेज वर्चुअल होती है। यानी अगर प्लस साइन है तो प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है, हमारे पेन काम नहीं कर रहा है, लेट अस टेक अनदर पेन। अगर साइन जो है m का प्लस है, प्लस साइन, तो ये इंडिकेट करता है इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये ध्यान रखिएगा। प्लस साइन वर्चुअल है यानी स्क्रीन पे नहीं आएगी लेकिन नज़र आएगी, लेकिन स्क्रीन पे नहीं आएगी। स्क्रीन रखोगे तो कुछ नहीं बनेगा वहाँ पे। और सीधी होगी, इरेक्ट। इरेक्ट इमेज की मैंने डेफिनेशन दी थी, इफ द अप साइड ऑफ द इमेज इज द इमेज ऑफ अप साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और लोअर साइड ऑफ द इमेज इज द इमेज ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अब ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो इमेज भी उसी फॉर्म में सीधी है। सर ऊपर है तो इमेज का सर भी ऊपर है, पैर नीचे है तो इमेज का पैर भी, ये इरेक्ट इमेज कहलाती है और ये हमेशा वर्चुअल होगी। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है
माइनस साइन, कि इमेज जो होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल और, तो ये जो मैग्नीफिकेशन में जो दो चीज़ें आ रही हैं, एक साइन और एक नंबर। साइन जो इंडिकेट कर रहा है वो हमें ये बता रहा है कि इमेज वर्चुअल है या रियल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। अगर प्लस साइन है तो वर्चुअल भी होगी और इरेक्ट भी। वर्चुअल मतलब कहीं पे नहीं आएगी, स्क्रीन पे नहीं आएगी। और माइनस साइन है तो इसका मतलब है इमेज क्या है, रियल है, और रियल इमेज स्क्रीन पे आ जाती है। अगर आप स्क्रीन रखें तो इमेज पे स्क्रीन पे बन जाएगी। वर्चुअल इमेज हमें नज़र आती है लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं आता। ये आपकी बात समझ में आ गई कि मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे मैग्नीफिकेशन निकलती है। अब इमेज का साइन प्लस भी होता है माइनस भी होता है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ऑब्जेक्ट का साइन प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, साइन कन्वेंशन में दोबारा रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। तो इसलिए जब हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं तो इसमें एक तो साइन आता है प्लस या माइनस। अगर प्लस है तो इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, सीधी। और अगर माइनस साइन है आंसर में तो इसका मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड है, यानी एक प्लस एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो एक का साइन प्लस है, दूसरे का साइन माइनस है, और प्लस माइनस को जब मिलाएंगे मैथमेटिकली तो माइनस बन जाएगा। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि इमेज इन्वर्टेड है और रियल है। ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नंबर। देखिए, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी लेंथ वाइज तो वो नंबर कैंसिल होकर क्या आंसर आएगा। तो 1 का तो क्लियर हो गया कि अगर इक्वल होंगी तो नंबर की वैल्यू 1 आएगी। यानी अगर 1 है तो इसका मतलब है इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज के हैं। इक्वल है ना, दोनों सेम साइज है। अगर 1 है तो ऑब्जेक्ट इमेज के बराबर है, ठीक है। माइनस प्लस को नहीं कंसिडर करिए। माइनस प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है, रियल, या इस केस में इमेज वर्चुअल है और सेम साइज की है। इस केस में इमेज रियल और इन्वर्टेड है और सेम साइज की, जो कि 1 है। इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे हम। और अगर आंसर जो है वो 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा आंसर कब होगा, जब हाइट ऑफ द इमेज ज़्यादा होगी और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऊपर का न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 से ज़्यादा आएगा। ऊपर का नंबर बड़ा नीचे का छोटा तो 1 से बड़ा आंसर आएगा ना। तो अगर नंबर वाला पार्ट 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब है इमेज मैग्नीफाइड है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी m का आंसर है +2, एक और जगह पे m का आंसर है -2 या -3 कर लो, नंबर चेंज कर दिया। तो इसका मतलब है कि इमेज वर्चुअल है, प्लस साइन है, और इरेक्ट है तो प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है, और 2 ये इंडिकेट करता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से डबल साइज की है। 2 मतलब डबल साइज, यानी ऊपर अगर 6 और नीचे 3 हो तभी तो कैंसिल होकर 2 आएगा। इमेज इज ऑफ डबल साइज देन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी बड़ी साइज की है। अब यहाँ पे -3 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, माइनस, तो फिर वही बात आ गई। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि इमेज रियल है, याद रख लो, और इन्वर्टेड भी है, लेकिन साइज में ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है। क्योंकि ऊपर 6 हो नीचे 2 हो तब कैंसिल होकर 3 आएगा। कितने गुना बड़ी है, 3, यानी इमेज इज 3 टाइम्स बिगर देन ऑब्जेक्ट बट इट इज इन्वर्टेड एंड रियल। तो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है इन्वर्टेड और रियल है, और 3 टाइम्स बड़ी है। तो जो पॉसिबिलिटीज हैं 6 में, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि साइन +1 या -1, और जो क्या नाम है मैग्नीफिकेशन का जो नंबर आ रहा है डिवाइड करने के बाद वो 1 से बड़ा आ रहा है। तो अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। अब प्लस है तो वर्चुअल और इन्वर्टेड है, और माइनस है तो रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और माइनस है तो रियल एंड इन्वर्टेड है।
इक्वल टू अगर हो 1 के, वहाँ भी प्लस और माइनस क्या इंडिकेट करते हैं? प्लस इंडिकेट करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और माइनस क्या इंडिकेट करता है? रियल एंड इन्वर्टेड। 1 है, इसका मतलब दोनों बराबर कितने लेंथ वाइज कैंसिल होके बना गया। और अगर 1 से छोटी है, जैसे m की वैल्यू है +1/2 या m की वैल्यू है -1/3, 1 से कम, नंबर जो है 1 से कम है, तो प्लस क्या इंडिकेट करता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 1/2 का मतलब है ऊपर वाला नंबर छोटा था, नीचे वाला नंबर यानी ऑब्जेक्ट बड़ा है, इसका मतलब है इमेज छोटी है, इसका मतलब है इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। हमारी इमेज छोटी होगी, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, तभी आंसर को डिवाइड करेंगे, 1 से कम आंसर आएगा। और ये क्या इंडिकेट करता है? रियल एंड इन्वर्टेड एंड इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट इज 3 times लार्जर देन इमेज। The image is 1/3 of the object. Image is 1/3 of the object. 1/3 of the object का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से 3 times छोटी है। तो मैग्नीफिकेशन में मैंने आपको जो बताया कि मैग्नीफिकेशन जब दी जाती है उसमें साइन के साथ होती है प्लस या माइनस, एक नंबर होता है। साइन को अलग इंटरप्रेट करते हैं और नंबर को अलग। साइन अगर प्लस है तो इसका मतलब है इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, और अगर साइन माइनस है तो इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ये तो साइन का इंटरप्रिटेशन है। नंबर, अगर वैल्यू ऑफ द नंबर अगर 1 से ज़्यादा है, न्यूमरल वैल्यू 1 से, तो इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है। 1 के बराबर न्यूमरल वैल्यू है तो इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट साइज में इक्वल है। वो अलग बात है कि +1 है तो इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल है, और -1 है तो इसका मतलब इमेज रियल एंड, लेकिन साइज में दोनों बराबर है। पॉइंट समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट, अगर 1 से छोटा है तो न्यूमरल वैल्यू 1 से कम है। न्यूमरल वैल्यू अगर 1 से कम होगी तो इसका मतलब है इमेज छोटी है और ऑब्जेक्ट बड़ा है। यानी हाफ है तो इसका मतलब है इमेज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज से 2 times बड़ा है। 1/3 है तो इसका मतलब इमेज 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट इमेज से कितने टाइम्स बड़ा है? 3 times। ये आपकी समझ में आ गया। m की वैल्यू में एक साइन होता है, एक नंबर होता है। नंबर का इंटरप्रिटेशन ये बताता है कि इमेज वर्चुअल है या रियल है। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, और रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। और नंबर की न्यूमरल वैल्यू अगर 1 के बराबर या 1 से बड़ा या 1 से छोटा हो तो वो इमेज का साइज़ बताता है, हाइट ऑफ द इमेज। अगर 1 से ज़्यादा है तो इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से लंबाई में, 1 के बराबर है तो इमेज और ऑब्जेक्ट के दोनों का साइज़ इक्वल है, और अगर 1 से छोटा है तो इमेज छोटी है और ऑब्जेक्ट बड़ा है, यानी स्मॉलर इमेज। ये दोनों बातें समझ में आ गई। इसके अलावा हमें इसमें और भी बहुत सारी बातें पता चलती हैं। ये तो वर्चुअल और इरेक्ट, रियल और इन्वर्टेड, बड़ा या छोटा, ये तो इमेज के बारे में पता चलता है। अगर हम मिरर के बारे में बात करें, कौन की स्फेरिकल मिरर, तो इसकी वैल्यू से हमें ये भी पता चलता है कि मिरर कौन सा होगा। स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। अगर मिरर के बारे में बात करें, और ऑब्जेक्ट कहाँ होगा और इमेज कहाँ होगी, ये बात भी पता चलती है। कैसे? आपको मैं m की वैल्यू दे दूँ -2, मेरे कौन स्फेरिकल मिरर के अंदर मैं कहूँ इसको रे डायग्राम में कैसे शो करोगे, तो आपको मिरर की शेप भी पता चल रही है कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पता चल रही है और पोजीशन ऑफ द इमेज भी, वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ओके, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। मैं इसको रब कर दूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ, बैक साइड पे जा रहा हूँ। आई एम कमिंग टू, रब कर दूँ ना मैं। हम मिरर पहले बोल ले रहे हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारे कोर्स में 2 थे, एक इस शेप का था
इसका क्या नाम था? कॉनकेव मिरर, है ना। और एक इस शेप का था जिसमें बाहर को भरा हुआ था, ये कौन सा था? डेफिनेशन क्या थी कि कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर वेयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इन, अंदर को कर्व है, इज कर्व्ड इन का मतलब है अंदर से घूम के आ रही है। और कॉन्वेक्स मिरर की क्या डेफिनेशन थी? दैट मिरर, दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग आउट, जो बाहर को उभरी हुई है। बल्ज कहते हैं बाहर को उभरना। जैसे चोट लग जाए तो सर पे खुदा ना करे तो जगह मुँह उभर आता है, हम समझ में आए। इस तरह यहाँ पे जो बाहर को उभरा हुआ है वो बल्ज कहते हैं। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग आउट इट इज कॉन्वेक्स, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इन तो केव जो होता है वो अंदर को होती है। केव से याद करो, केव किधर को होती है? गुफा जिसे बोलते हैं, जो अंदर से घूम के आती है। तो अगर अंदर को घूमी हुई है तो केव की तरह है, और बाहर को उभरी हुई है तो उभरी हुई है, उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। दो तरह के मिरर थे, कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर, और कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसमें मैंने आपको याद करिए, मुझे आप थोड़ा सा, इसमें मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल एक चीज़, ये बीच का जो सेंटर है, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, यानी मिरर का वो सेंटर जो उसकी सरफेस का सेंटर है, सरफेस का सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर, यानी पूरी सरफेस का जो कर्व है उसका जो सेंटर है, ज्योमेट्रिक सेंटर कहते हैं, जो ऊंचाई में भी दोनों तरफ से बराबर हो और चौड़ाई में भी दोनों तरफ से बराबर हो और सरफेस के ऊपर हो, अंदर नहीं, बीच में नहीं, मोटाई में नहीं। तो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर और द सरफेस ऑफ द मिरर, उसको हम क्या देते हैं, क्या नाम दिया हमने उसको? पोल कहा है। चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो, ये डेफिनेशन में ऑलरेडी दे चुका हूँ, नहीं दे चुका, ये तो रिवाइज करा रहा हूँ। फिर मैंने आपको बताया था कि जो कर्व सरफेस है उसका एक सेंटर होता है, यहाँ से वो बनाया गया है, पूरे स्फीयर का एक सेंटर होता है, उसी कर्व का भी वही सेंटर है जो स्फीयर का सेंटर है। जो पूरे स्फीयर का सेंटर है गोले का, वही उस कर्व का भी सेंटर है। अगर आप एक सर्कल खींचें तो पूरे सर्कल का ये सेंटर है। अगर आप सिर्फ इतना हिस्सा लें कर्व, उसका भी सेंटर यही है, पूरे स्फीयर का भी सेंटर यही है और कर्व का सेंटर भी वही है। इसको हमने क्या कहा था? ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। इसको हमने कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कर्व का भी सेंटर वही है, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। समझ में आया? और द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, किसी भी सर्किल के सेंटर से किनारे सरफेस तक की जो लेंथ होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं। चाहे ये लो, ये पी है, या ये लो, यहाँ तक का लो दूरी, है ना, या यहाँ तक की दूरी लो, क्या बोलते हैं इस लेंथ को जो सेंटर से आ रही है? इस केस में हम उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। होती तो रेडियस ही है, लेकिन हमने क्या कहा? रेडियस किसका? कर्वेचर का। जिस कर्व की बात कर रहे हैं उसका रेडियस, यानी उसकी सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, चाहे वो ये लो और चाहे ये लो, ये भी रेडियस है। सर्कुलर पाथ में आप ये वाला रेडियस लो या ये वाला रेडियस लो, वैल्यू अलग होगी, क्या होगी? सेम होगी, है ना। तो चाहे ये रेडियस, चाहे इसको कहो या इसको, वो बात एक ही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस इज अ डिस्टेंस, रेडियस डिस्टेंस को कहते हैं, लेंथ को। तो रेडियस इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। आसानी के लिए पोल कहते हैं, पोल हमने मार्क कर रखा है। बाकी किसी भी एंड तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। लेंथ जो है वो लेंथ की बात हो रही है। समझ में आया? यही चीज़ यहाँ भी है। फर्क क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो सेंटर है वो अपोजिट साइड पर है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो एक तरफ है और उसको कर्वेचर जो उसका सेंटर जो इससे वो बनी है वो उसकी दूसरी साइड पर है। तो वो सेंटर तो वही जगह जहाँ से वो कर्व बन रहा है, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, जहाँ से वो स्फीयर बना है। और सेंटर से पोल तक की दूरी को वही रेडियस कहेंगे, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। इसमें रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे वर्चुअल है, यानी मिरर तो इस साइड से हम देख रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है?
दूसरी तरफ है। और लेंथ ऑफ फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल को क्या कहते हैं? रेडियस। एक और बात मैंने इसमें बताई थी, सर्किल के अंदर सेंटर से किनारे तक का जो लेंथ होती है रेडियस, वहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो है ज्योमेट्री की थ्योरम कि दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। यानी किसी भी सर्किल के सेंटर से एंड तक जो टेंजेंट तक की जो दूरी होती है, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हमें परपेंडिकुलर खींचना हो तो ज्योमेट्री की थ्योरम है सेंटर टू सर्कमफ्रेंस। कोई भी लाइन हो, वहाँ जो टेंजेंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ज्योमेट्री की थ्योरम है, ये ज्योमेट्री में आपने इसका प्रूफ भी पढ़ा होगा 9th में। तो अगर आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हम नॉर्मल भी कहते हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सेंटर को उस पॉइंट से मिला दो। मान लो मैं इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूँ, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो स्केल की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटर है, ये सर्किल का हिस्सा है सर्कमफ्रेंस का, इसको मैं इससे मिला दूँ तो ज्योमेट्री की थ्योरम है कि सेंटर से जो रेडियस ड्रॉ होता है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो सी ए जो हो गई परपेंडिकुलर हो गई, नॉर्मल होगा। नॉर्मल उस लाइन को कहते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाया उस पॉइंट के ऊपर, जहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो हमें अलग से नॉर्मल खींचने की ज़रूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूँ, ये पॉइंट बी है, तो क्या करूँ मैं? हाँ, इस सी से मिला दूँ, क्योंकि नॉर्मल हर वो लाइन है जो सी से आ रही है। तो बी पॉइंट पे अगर नॉर्मल खींचना चाहूँ तो क्या करूँगा मैं? बी को क्या करूँगा? सी से मिला दूंगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। स्केल रखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ज्योमेट्री की थ्योरम है, ये रूल है। पॉइंट समझ में आ गया? अब पी पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूँ तो ये ऑलरेडी प्रिंसिपल एक्सिस जो आ रही है सी से होके आ रही है, नॉर्मल का काम भी कर रही है। नॉर्मल वो लाइन जो कितने का डिग्री का एंगल बना रही है? 90। अब मैं इधर एक्स पॉइंट पे नॉर्मल बनाना चाहता हूँ, क्या करूँ मैं? ये भी तो स्फीयर का हिस्सा है, तो स्फीयर भाई इसका स्फीयर इधर पूरा हो रहा है। रूल क्या है? वही कि सेंटर से आने वाली लाइन उस पॉइंट तक ऑलवेज नॉर्मल होती है। तो एक्स पे नॉर्मल बनाना चाहता हूँ तो क्या करूँ मैं? एक्स को सी से मिला दूँ, ये नॉर्मल हो जाएगी। अगर मैं वाई पॉइंट पे नॉर्मल बनाना चाहूँ तो क्या करूँ? वाई को सी से मिला दूँ, ये नॉर्मल हो जाएगी। ये बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अभी मैंने फोकल लेंथ की डेफिनेशन दोबारा रिवाइज करनी है। समझ में आई बात? अब all these things I have already taught. Now I am coming to another point. अब रूल्स पे आ रहा हूँ मैं। क्या हो गया? समथिंग रॉन्ग? नो, प्लीज सी टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड। अब रूल क्या थे मैंने आपको पढ़ाए थे, आप याद कीजिए। रूल्स विच आर यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बनेगी उसके कुछ रूल्स बताए थे। वैसे 3 रूल हैं। मिरर के केस में चौथा रूल दे रखा, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेंस के केस में भी 3 रूल है। तो पहले मैं स्फेरिकल मिरर के रूल रिवाइज करूँगा, फिर मैं लेंस पे आ जाऊँगा। पहले स्फेरिकल मिरर के रूल रिवाइज करूँगा। तो दी ब्लैक बोर्ड देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जिस जगह इमेज नज़र आ रही है अगर वो रियल इमेज होगी तो स्क्रीन पे आ जाएगी। स्क्रीन रखेंगे स्क्रीन पे भी आ जाएगी। अगर वर्चुअल इमेज है तो इमेज तो वहाँ नज़र आएगी, लेकिन स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल जो आप रोज़ाना लुकिंग ग्लास देखते हैं, प्लेन मिरर, तो पीछे आपको अपनी इमेज नज़र आती है, लेकिन वहाँ स्क्रीन रखेंगे तो किसी कहेंगे तो स्क्रीन पे देखो क्या बन रहा है, तो स्क्रीन पे कोई इमेज, क्योंकि मिरर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसकी इधर रेज जा ही नहीं रही। इमेज की क्या डेफिनेशन है? वेयर रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज इन केस ऑफ लेंस एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। यहाँ रेज मिलती हो एक्चुअली या एक्चुअली अब अपीयर टू डाइवर्ज, वहाँ से लग रहा है कि वहाँ से निकल के आ रही हैं। तो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं या अपीयर टू डाइवर्ज, वो पॉइंट इमेज होता है गिवन पॉइंट का।
इमेज जो बनती है उन ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज जो उनसे नहीं बनती, ऑब्जेक्ट से जो रेज डायरेक्ट आ रही हैं वो ऑब्जेक्ट दिखाती हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की इमेज देखना चाहते हैं तो आपके पास दो तरह की रेज हैं, एक तो ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट आ रही हैं और एक किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। किसी पॉइंट की, किसी ऑब्जेक्ट की एक तो इमेज डायरेक्ट आ रही है आप तक और एक रेज किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या होके आ रही है, रिफ्लेक्ट होके, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जैसे लेंस है उसमें से पास होके रिफ्रैक्ट होके आ रही है। दो तरह की रेज हो गई। तो जो रेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आ रही है वो हमें इमेज नहीं दिखा रही, वो हमें क्या दिखा रही है, ऑब्जेक्ट दिखा रही है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आ रही है तो हमें ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। और उसी चीज़ की रेज जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है या रिफ्रैक्ट होके आ रही है लेंस से पास होके, और वो रेज भी हम तक आ रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद या रिफ्रैक्ट होने के बाद, तो उन रेज से जो हमें चीज़ नज़र आती है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो उसकी इमेज होती है। इसलिए मैंने इमेज की डेफिनेशन दी थी, द रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, क्योंकि इमेज रिफ्लेक्शन से भी बनती है, सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर भी आती हैं, और ट्रांसपेरेंट मेटेरियल है उसमें से पास होकर रिफ्रैक्ट होकर भी आती हैं, रिफ्रैक्ट डायरेक्शन बदल के, जिसमें से पास हो गई डायरेक्शन बदल गई, थोड़ी चेंज हो गई पोजीशन। तो इफ द रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन meet actually converge at some other point, दो पोजीशन है तो एक्चुअली वहां पे मिलेंगी या वहां लगेगा वहां मिल रही है लेकिन मिलती नहीं है, एक्चुअली नहीं मिलती हमें लग रहा है, और अपीयर टू डाइवर्ज एट सम अदर पॉइंट। तो वो जो दूसरा पॉइंट है जहां रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद रेज मिल रही हैं, वो पॉइंट जो उसको हम इमेज कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं कहते। ऑब्जेक्ट कौन सी रेज से बनता है, जो डायरेक्ट आप तक हम तक आ रही है, उससे जो चीज़ नजर आ रही है वो ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्शन के बाद रेज किसी पॉइंट पे मिल रही हैं, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की, छोटा सा पॉइंट है उसकी रेज आ रही हो, रिफ्लेक्शन के बाद किसी और पॉइंट पे मिल रही हैं, या दूसरा वर्ड क्या यूज होता है, मिल नहीं रही, एक्चुअली नहीं मिल रही लेकिन हमें नजर आ रहा है, उसको कहते हैं अपीयर टू डाइवर्ज। कभी कभी हम अपीयर टू मीट भी कह देते हैं, लेकिन अपीयर का मतलब है नजर, मतलब नजर तो आ रहा है लेकिन है नहीं वहाँ पे, टेक्निकल वर्ड है अपीयर टू डाइवर्ज। किसी और पॉइंट पे अगर वो रेज मिलती नजर आ रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इमेज। अगर एक्चुअली कॉन्वर्ज हो रही है उस पॉइंट पे तो उसे हम कहते हैं क्या, रियल इमेज। और अपीयर टू डाइवर्ज हो रही है कि वहाँ मिलती नजर आ रही है लेकिन एक्चुअली नहीं मिल रही, तो वो इमेज तो कहलाएगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज से बना है, लेकिन उसको हम कौन सी इमेज बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज की क्या डेफिनेशन है, इफ द रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली कॉन्वर्ज, यानी उस पॉइंट पर सारी रेज वहीं मिलके जाती हैं, सारी रेज उसी पॉइंट से मिलती भी जाएंगी, एक्चुअली कॉन्वर्ज एट सम अदर पॉइंट, देन दैट सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, द रेज आफ्टर कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, द कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर टू मीट एट सम, अपीयर टू डाइवर्ज एट सम अदर पॉइंट, देन द सेकंड पॉइंट इज नोन एज क्या, वर्चुअल इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। एक्चुअली मिलेंगे तो रियल इमेज, अपीयर टू मीट है तो वर्चुअल इमेज। ये पॉइंट समझ में आ गया। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट। जैसे आप शीशे में देखते हैं अपनी इमेज प्लेन ग्लास में, प्लेन मिरर में, तो आपको सीधी इमेज नज़र आती है, आप सीधे खड़े में तो इमेज भी सीधी खड़ी हुई है, लेकिन वो वर्चुअल इमेज है जो कि हमारी स्क्रीन रखेंगे तो, क्योंकि रेज पीछे जा ही नहीं रही, जहाँ रेज एक्चुअली जाके मिले वो रियल होता है। जब रेज पीछे जा ही नहीं रही, वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो जब रेज वहाँ जा ही नहीं रही तो रियल इमेज तो बनेगी नहीं, लेकिन हमें नज़र आ रही है, फिर उसे हम कौन सी इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और वो हमेशा याद रखना सीधी होगी। पॉइंट क्लियर हो गया। रियल और वर्चुअल इमेज का मैंने डिवीजन पहले भी पढ़ाया था, मैंने इसको रिवाइज कर दिया। क्लियर हो गया ये। कुछ और पॉइंट भी रिवाइज करूँगा तब न्यूमेरिकल आपको समझ में आएंगे, क्योंकि बीच में गैप हो गया था, काफ़ी चीज़ें आप भूल गए, और जब भूल गए तो रिवीजन से कोई आगे का पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा।
दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम डूइंग इट। तो मैंने आज आपको कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन दी, स्फेरिकल मिरर की, द लेंस विच इज़ ए पार्ट ऑफ द स्फेयर, वो स्फेरिकल मिरर कहलाता है, जो स्फेयर से निकाला गया काट के। उसके दो तरह के होते हैं। अगर इफ द कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड, बल्जिंग इनवर्ड नहीं कर्व्ड इनवर्ड, उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, केव की तरह है। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर को उभरी हुई है, इस बल्ज आउट, उसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। देन आई रिपीटेड द इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिवाइज करा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर जिससे मिरर काटा गया, उसका जो सेंटर है, ज्योमेट्रिक सेंटर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। वो पूरे स्फीयर का भी सेंटर है और कर्व का भी सेंटर वही है। क्योंकि पूरा सर्किल आप बनाएं, खाली सर्किल, मैं स्फीयर की बात नहीं कर रहा, सर्किल की बात करो। अगर सर्किल आप ड्रॉ करें तो सर्किल का जो सेंटर होता है और सर्किल किसी पार्ट का, किसी कर्व का जो सेंटर है, वो एक ही चीज़ होगी। ये नहीं कि सर्किल का सेंटर अलग है और कर्व का सेंटर अलग है। स्फीयर में भी यही होता है कि पूरे स्फीयर का ज्योमेट्रिक सेंटर एक पॉइंट है, वही पॉइंट जो है उस स्फीयर की किसी पार्ट का भी सेंटर है। तो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो बीच में होता है, स्फीयर के बीच में। पोल जो होता है ये भी ज्योमेट्रिक सेंटर है, लेकिन ये सरफेस के हिसाब से सेंटर में होता है, मोटाई के हिसाब से नहीं। द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द सरफेस, सरफेस का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, यानी लेंथ के हिसाब से और ब्रेथ के हिसाब से सेंटर में आ रहा है। इसलिए ये बात याद रखिएगा, अगर आप का ये इतना बड़ा कर्वेचर था, सेंटर इसका पोल यहाँ था, अगर इसको काट के आप कर्वेचर वाला हिस्सा जो है वो छोटा कर दें, तो इस छोटे हिस्से का सेंटर ये नहीं है जो यहाँ आ गया। छोटे हिस्से का सेंटर कहाँ होगा, वो सरफेस का सेंटर जो कर्व है, वो सेंटर यहाँ कहीं होगा। तो अगर मिरर को हम काट के छोटा कर दें तो कर्वेचर छोटा हो जाएगा, और जो कर्वेचर छोटा हो गया तो उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वो वहाँ नहीं होगा तो बड़े कर्वेचर का था, वो छोटा कर देंगे तो वहाँ पे ऊपर आ जाएगा, वो जो दूसरी जगह पे आ जाएगा सेंटर। ये छोटा बड़ा हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ द कर्व, कर्व की कितनी लेंथ है, कर्व कहाँ तक है उसी का सेंटर। अब कर्व सिर्फ यहाँ तक है तो उसका सेंटर यहाँ नहीं होगा, सेंटर यहाँ होगा बीच में, जिसमें थोड़ा फ़र्क है। ये ध्यान रखिएगा, लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, उसमें और इसमें फ़र्क है। ऑप्टिकल सेंटर की पोजीशन चेंज नहीं होती। अभी इस पॉइंट पे मैं नहीं आ रहा, अभी इसी को रिवाइज कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। फिर मैंने कहा था कि अब ज़रा ध्यान से सुन लीजिए कि जो इमेज जो हमें नज़र आती है, किसी पॉइंट की कोई इमेज नज़र आ रही है, किसी पॉइंट की इमेज हमें नज़र आ रही है, तो वहाँ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद कई हज़ारों लाखों रेज मिलती है, तब वो इमेज नज़र आती है, तब वो इमेज नज़र आती है। अगर जो इमेज है, जो रेज मिल रही है वो आधी हो जाएंगी तो इमेज की जो शाइनिंग है वो भी आधी हो जाएगी, यानी जो उसकी वो है शार्पनेस है, शार्पनेस आधी हो जाएगी। अगर रेज 1/3 हो गई तो शार्पनेस भी 1/3 हो जाएगी। रेज और कम कर दो 1/4 तो शार्पनेस भी, यानी शार्प इमेज नहीं बनेगी, वो 1/4 हो जाएगी। और अगर रेज को 1000 टाइम्स कम कर दो, 1000 टाइम्स, तो इमेज की शार्पनेस भी 1000 टाइम्स। जितनी जो रेस जिस पॉइंट पे इमेज बन रही है, जितनी वहाँ पे रेस कम होती जाएंगी, इमेज की शार्पनेस भी कम होती जाएगी। और एक वक्त हुआ आएगा कि इतनी कम रेस हो जाएंगी हमें इमेज नज़र ही नहीं आएगी। जैसे आप जब इसको देखते हैं दीवार को, वॉल को, तो वॉल से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे नहीं मिल रही, जैसे प्लेन मिरर में एक पॉइंट पे मिलती हैं। तो प्लेन मिरर में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर में उसकी इमेज नज़र आती है बहुत बड़ी, शार्प पेन है, बिल्कुल वैसे ही पेन वहाँ भी नज़र आएगा उसकी इमेज की शक्ल में। लेकिन ग्लास वॉल में क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि वॉल में जो रिफ्लेक्शन है ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज जो है, रिफ्लेक्टेड रेज, ये एक पॉइंट पे नहीं मिल रही, ये हज़ारों पॉइंट पे मिल रही है। तो रिफ्लेक्टेड रेज अगर 2 पॉइंट पे मिलेंगी तो शार्पनेस आधी हो जाएगी, 3 पॉइंट पे मिलेंगी तो शार्पनेस 1/3 हो जाएगी, 4 पॉइंट पे मिलेंगे तो शार्पनेस, और अगर हज़ारों पॉइंट पे मिलेंगी तो हज़ारों गुना
इमेज की शार्पनेस, तो ये हज़ारों पॉइंट पे मिल रही है। इसलिए दीवार से रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं उनकी हमें इमेज नज़र नहीं आती, जो कि दीज रेज आर क्या नाम है कॉन्वर्ज हो रही हैं या फिर है ना, वो हज़ारों पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो रही हैं, तो हज़ारों पॉइंट के हिसाब से इमेज उसी हज़ारों गुना कम हो जाती है। प्लेन मिरर में वो एक ही पॉइंट पे मिलती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, इसलिए हमें शार्प इमेज नज़र आती है, या कम पॉइंट पे मिलती हैं। थोड़ा ज़्यादा 2 पॉइंट पे मिलेंगी तो थोड़ी शार्पनेस कम हो जाएगी, लेकिन दोनों नज़र आएंगी। 3 पॉइंट पे मिलेंगी शार्पनेस और कम हो जाएगी, लेकिन वो तीनों पॉइंट हमें नज़र आएंगे। इस केस में हज़ारों पॉइंट भी मिल रही तो हमें हज़ारों में से एक भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। इमेज को लोकेट, अब हम ये एज्यूम करते हैं कि इमेज जो है वो शार्प है। अब शार्प इमेज तो लाखों रेज से बनती है, तो लेकिन जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ मिल रही हैं, तो हम ये एज्यूम करते हैं बाकी सारी रेज भी वहीं मिलेंगी अगर शार्प इमेज है। तो जहाँ 2 मिल रही हैं तो हज़ारों भी वहीं मिलेंगी, हम एज्यूम कर रहे हैं। तो पोजीशन लोकेट करने के लिए जहाँ रेज मिले, तो उसके लिए हमें लिए 2 ही रेज काफ़ी हैं। एक रे जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो, तो रिफ्लेक्टेड रेज मीट जब करेंगी जब एक से ज़्यादा हो, वो मिल रही है कहाँ मिल रही है। एक रे जो तो स्ट्रेट जाएगी, समझ में आया ना। आप क्या तो लाइनें आपस में मिलें तो एक लाइन थोड़ी होगी, कितनी लाइनें होंगी, एक या एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा लाइनें खींचोगे तब देखोगे मिल रही है या नहीं मिल रही। तो रिफ्लेक्टेड रेज ये एक से ज़्यादा होंगी। जो शार्प इमेज के कहते हैं हम ये समझते हैं कि जहाँ 2 मिल रही है बाकी सब भी वही मिलेंगी। तो इसलिए रूल्स के अंदर हम सिर्फ 3 रेज का जिक्र करते हैं, 3 से ज़्यादा रेज का जिक्र या 4 रेज का ले लेते हैं मैक्सिमम। हालांकि उस पॉइंट पे जहाँ इमेज नज़र आ रही है एक्चुअल प्रैक्टिस में जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ 2 या 3 रेज नहीं मिल रही। अगर 2-3 रेज मिलके इमेज बनाती तो हमें नज़र आती ही नहीं, क्योंकि 3 रेज से जो शार्पनेस है वो नेग्लिजिबल होती है। वहाँ कितनी रेज मिल रही हैं जो इमेज नज़र आ रही है एक्चुअल प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल करते हुए, वो हज़ारों लाखों रेज मिल रही हैं। लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं जहाँ 2 मिल रही हैं बाकी भी वहीं मिलेंगी, इसलिए हमने 2 या 3 का रूल बताया। ये बात समझ में आ गई। जबकि एक्चुअली प्रैक्टिस में जब प्रैक्टिकल करते हैं और इमेज नज़र भी आ रही है, तो इसका मतलब है वहाँ पे कितनी रेज मिल रही है एक्चुअली, हज़ारों लाखों मिल रही हैं। तो हम 2 की क्यों ले रहे हैं कि जहाँ 2 मिल रही हैं हम ये एज्यूम कर रहे हैं बाकी भी वही मिलेंगी। तो वो 3 रूल क्या हैं, या 4 रूल है, बुक में 4 भी यूज़ कर सकते हैं, ये 3 काफ़ी हैं। पहला रूल ये है कि अगर रेज, असल में आदत पड़ गई है एक दूसरे ब्लैक बोर्ड की, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड होता है, मैं पॉइंट दबाओ पूरा गायब, रब करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एक मिरर है, कॉनकेव मिरर पहले ले रहे हैं, ये इसका सेंटर ऑफ द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द सरफेस आ गया, सरफेस ऑफ द मिरर सेंटर में। और इसका जो वो इमेजिनरी वो जो सेंटर था स्फीयर का, वो मान लो यहाँ पर है। ये स्फीयर का वो पूरे कर्व का भी सेंटर है, स्फीयर का भी सेंटर है। ये क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। अब क्या है कि जो रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, हम उन रेस को लेके चल रहे हैं। आपस में पैरेलल अगर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है वो हम बता देंगे, लेकिन डायग्राम के लिए हम कौन से रेस ले रहे हैं, विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, अब ज़रा ध्यान से समझ लेना, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ जाती हैं। ऊपर वाली नीचे को मुड़ जाएंगी और नीचे वाली, तुम कहोगे सर वो क्यों मुड़ रही है, तो ऊपर से ऑर्डर आया क्या। अरे भाई आप सीधा सा जानते हैं, प्लेन मिरर आप जानते हैं, ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक रे आगे मिली, इस पॉइंट के ऊपर, सॉरी ये इंसिडेंट रे है। आपको रिफ्लेक्टेड रे बनानी है तो पहले आप क्या बनाओगे, नॉर्मल यहाँ बनाओगे, उसी पॉइंट पे बनाओगे, कहाँ बनाओगे, तो ये नॉर्मल आ गया 90 डिग्री की बनाने वाली लाइन। तो इंसिडेंट रे एक तरफ होती है, रिफ्लेक्टेड रे हमेशा नॉर्मल के दूसरी तरफ होगी, हमेशा। तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे इधर नहीं होगी, नॉर्मल अगर ये तो रिफ्लेक्टेड रे किधर होगी, इधर होगी।
बनाते नहीं बनाते? इसे क्या कहते हैं आप? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे एक तरफ, रिफ्लेक्टेड रे। अब मिरर में आ जाइए, मिरर में ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे बनाने के लिए आपको पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल करोगे, ड्रॉ नहीं करोगे? तो एक तरफ इंसिडेंट रे होती है, दूसरी तरफ भाई नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे? स्केल से ड्रॉ करोगे, डी से। आपको एक रूल बता दिया क्या है नॉर्मल रे। कौन सी लाइन है जो हमेशा नॉर्मल होती है? जो सी से आ रही है। आपको नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए डी का यूज नहीं करना, आप सीधा सीधा स्केल रखिए और सी को इससे मिला दीजिए। ये सी से आने वाली रे थोड़ी टेढ़ी बनी है, ये नॉर्मल हो गई। इंसिडेंट रे इसके ऊपर है, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ होगी भाई? नीचे की साइड पे होगी, ऊपर की साइड पे? वो नीचे की साइड पे होगी, ऐसे। ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी। कहीं भी बना लो। मान लीजिए एक मिरर है आपका ऐसा, इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है, जगह मिल रही है, हमने टेढ़ी ली है जानबूझ के। ये मिरर है और ये इसका सी है, ये तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। पहले क्या करोगे आप? नॉर्मल। क्या करोगे? नॉर्मल सी को इस पॉइंट से मिला दोगे। नॉर्मल। अब रिफ्लेक्टेड रे किधर होगी? इंसिडेंट रे एक तरफ थी, रिफ्लेक्टेड रे दूसरी तरफ कहाँ होगी? नॉर्मल के दूसरी साइड पे, यानी इधर की तरफ होगी। आ गया समझ में? इसी तरह इसको डायग्राम को मैं रब करके अब ये वाला हिस्सा ले रहा हूं। अगर मैं नीचे से इंसिडेंट रे लूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहां पे ये रे किधर जाएगी? वही रूल, ये इंसिडेंट रे थी। क्या करूं यहां पे मैं? नॉर्मल। नॉर्मल के लिए क्या करूं? सी से मिला दूं इसको मैं। जो रिफ्लेक्टेड रे किधर होगी इसकी? नीचे को होगी, ऊपर को होगी? वो ऊपर की तरफ जाएगी। आई बात समझ में? एक मिनट, इसको थोड़ा टेढ़ा कर दें। ये ऐसे आ जाए, थोड़ा सा ये बड़ा बन गया इसलिए ऐसा बनाइए। ये ऐसे आ गई और रिफ्लेक्टेड जो इसकी रिफ्लेक्टेड होगी ये ऐसे जाएगी। इसलिए इसे कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जो द रेज कमिंग फ्रॉम अपर हाफ बेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम द लोअर हाफ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर हाफ विल बेंड इन। अब ऊपर की रेज जो है वो किधर बेंड कर रही हैं? टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द लोअर हाफ आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बेंड इन अपवर्ड। ऊपर की रे नीचे बेंड कर रही है और नीचे की रे ऊपर रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये दोनों रे एक पॉइंट पे मिलेंगी ना, तो इसको हम कौन सा लेंस बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस। क्यों? तो रेज कमिंग फ्रॉम अप, इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन बेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, द इंसिडेंट रेज कमिंग फ्रॉम द लोअर हाफ आफ्टर रिफ्लेक्शन will bend in upward direction, and these rays will meet at some point. Therefore this kind of mirror is known as कॉन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको? हम कॉन्वर्ज कर रहे हैं। इसका अपोजिट वो जो होगा हमारा इससे कॉन्वेक्स मिरर, वो डाइवर्जिंग होगा, वो भी हम बना देंगे अभी। ये कॉन्वर्जिंग है क्योंकि कॉन्वर्ज कर रहा है रेस को। क्यों कॉन्वर्ज कर रहा है? ऊपर वाली रे नीचे क्यों मुड़ रही है? कि डायग्राम के रूल के हिसाब से इंसिडेंट रे नॉर्मल के एक तरफ होती है और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के दूसरी तरफ। तो ऊपर वाली अगर इंसिडेंट रे है ऊपर के हिस्से में, तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे नीचे को मुड़ेगी। उसका नॉर्मल नीचे, उसके नॉर्मल का दूसरी साइड नीचे को होगी। और नीचे वाली इंसिडेंट रे है उसकी रिफ्लेक्टेड रे किधर मुड़ेगी? ऊपर की तरफ। ऊपर वाली रे नीचे को मुड़ रही है, नीचे वाली रे ऊपर को। तो ये दो रेज मिलेंगी? कहीं ना कहीं नहीं मिलेंगी। और जहाँ रेज मिलती है उसे कॉन्वर्जिंग बोलते हैं। ट्रैफिक पे लिखा होता है कॉन्वर्जिंग, यानी यहाँ ट्रैफिक मिल रहा है। ये पॉइंट समझ में आ गया? ये पॉइंट समझ में आ गया? नीचे क्यों बेंड होगी?
क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। एक इंसिडेंट रे ऊपर है तो रिफ्लेक्टेड रे नीचे होगी, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के नीचे है तो इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के नीचे है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के ऊपर होगी। ठीक है, अब रूल क्या है? द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू इट, ये भी साथ में याद रखिए। वेरी क्लोज, जो मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज जो रेज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? याद, मैंने एक लफ्ज़ बताया था, वर्ड बताया था, क्या वर्ड बताया था मैंने? द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में आई? इनको बोलते हैं क्या? जो किनारे पे जो रेज मिलती हैं उन्हें कहते हैं मार्जिनल रेज। किनारे पे जो रेज ऊपर से आके मिलती हैं मिरर के किनारे पे उसे मार्जिनल रेज बोलते हैं। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के उसके पोल के प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास हों, ठीक है, इनका नाम आई यूज दिस वर्ड, चलो अभी नाम आ जाएगा दिमाग में, पहले मैंने ये नाम बताया था। ये रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन विल एक्चुअली मीट एट सम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सारी रेज, the rays which are parallel to principal axis and very close to it, after reflection will meet at a point on the principal axis। उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोएक्सियल रेज बोलते हैं। क्या? कोएक्सियल रेज, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास होती हैं और जो एंड पे आके मिलती है, जैसे ये रेज है मिरर के एंड पे मिल रही है आकर, इनको मार्जिनल रेज बोलते हैं। If the rays are parallel to principal axis and away from the क्या नाम है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड अवे फ्रॉम इट, वो भी मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस पे आके। अब ज़रा एक पॉइंट समझ लो, जो रेज किनारे पे मिलती हैं वो जिस पॉइंट पे मिलती है वो भी फोकस है। हमने मान लो वो रेज कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है, ये रे यहाँ मिल रही है, तो ये भी फोकस होगा। लेकिन हम कौन सी रेज कंसिडर कर रहे हैं? जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास है, कोएक्सियल रेज बोलते हैं। वो सारी रेज इस पॉइंट पे मिलती हैं आकर। तो अगर एक्चुअली देखा जाए, किनारे से आने वाली रेज किसी और पॉइंट पे मिल रही है, वो भी फोकस है, और सेंटर के पास जो रेज है वो किसी और पॉइंट पे मिल रही है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेज जो सेंटर के पास है वो एक ही पॉइंट पे मिलती है, इसलिए हम उसे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। Because most of the rays which are parallel to principal axis and very close to it, they meet at one point on the principal axis. At that point where those rays meet, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि मेन फोकस वो है, मेन फोकस जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो कौन सा फोकस ले रहे हैं? जो कोएक्सियल रेस के लिए, यानी जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है। सारी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है वो मोस्ट ऑफ द रेज वो एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, और जो दूर है वो भी मिलती है फोकस पे, लेकिन वहाँ सारी रेज नहीं मिलती। तो इसलिए हम इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। पॉइंट समझ में आ गया ये? तो पहला रूल जो था ये फोकस की डेफिनेशन थी, और अपीयर टू डाइवर्ज उस पॉइंट से महसूस हो रही मिलती हुई लेकिन मिल नहीं रही, वो भी फोकस है। लेकिन वो ये था रियल फोकस, वो क्या होगा? इमेजिनरी फोकस, वर्चुअल फोकस। तो पहला रूल ये है कि ध्यान से सुन, द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड पैरेलल टू इट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू इट, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलती हैं? दे ऑलवेज पासिस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकल पॉइंट। प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेज वहीं से जा रही है ना, ऑफ द मिरर। ये पहला रूल था। अब ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, अगर रेज आपस में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, आपस में तो पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसी हमारी डायग्राम थी पहले कोर्स में टेलीस्कोप के केस में, तो वो रेज, ये जो प्लेन पास हो रहा है फोकस से, इसको हम फोकल प्लेन बोलते हैं। thin surface passing from the focus, a thin surface which is passing from the focus and perpendicular to principal axis, तो क्या बोलते हैं हम? फोकल प्लेन। तो वो फोकल प्लेन पे मिलेंगे नीचे किसी पॉइंट पर, यहाँ कहीं मिलेंगी फोकस उसी प्लेन में।
जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहाँ पे मिलेंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिलेंगी। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, आपस में पैरेलल है, वो कहाँ मिलेंगी? फोकल प्लेन में मिलेंगी। फोकल प्लेन नीचे या ऊपर, डिपेंडिंग, ऊपर से आ रही है तो नीचे मिलेंगी, नीचे से आ रही है तो ऊपर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये पॉइंट समझ में आ गया ये? तो पहला रूल क्या था? द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रेज कमिंग पैरेलल टू एंड वेरी क्लोज टू इट, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलेंगी? दे विल मीट एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। और इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर में हम लिखेंगे दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। वो अपीयर टू डाइवर्ज आएगा क्योंकि एक्चुअली नहीं मिलती, लेकिन वो मैं पॉइंट में वो पॉइंट लूँगा। पहले ये क्लियर कर दो, और इसका उल्टा कर दो। लाइट के जो रास्ते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द फोकस, द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द फोकस, यानी फोकस से आ रही हैं, जो उल्टा हो जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से कौन सी रह गई थी? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो फोकस से गई थी, उल्टा कर दो। द रेज कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरा लॉ बन गया। यानी कोई रे फोकस से आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद, जैसे ये रे है, ये फोकस से जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दो रूल हो गए। तीसरा रूल हम जानते हैं, नॉर्मल रे जैसे जाती है वैसे ही वापस आती है, क्योंकि नॉर्मल रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, तो एंगल क्या बनेगा? 0। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी 0 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे ये दोनों नॉर्मल के ऊपर आ जाएंगी। तो जब पॉसिबल है जैसे गई थी उसी से वापस आ जाए। और नॉर्मल रे कौन सी है स्कैन में? कौन सी रे नॉर्मल रे कहलाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे, क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 है। द रे विच इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल गो बैक बाय द सेम पाथ। यानी डायग्राम को मैं और क्लियर कर दूं, तुम सारा दोबारा रिवाइज करना पड़े मुझे, अगली क्लास के अंदर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मत कहना क्या हो गया। देखिए ध्यान से, ये एफ है और ये सी है। अब ये नॉर्मल रे आ रही है सी से, अब सी से पहले आए, सी से आगे से चले। जो सी से आने वाली रे, जो सी से मिल जाए, वो 90 का एंगल बनाती है, उसे नॉर्मल रे बोलते हैं। तो नॉर्मल भी यही है और यही इंसिडेंट रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे वो भी नॉर्मल पे आ जाएगी। वो कब पॉसिबल है? कि जैसे आई थी ऐसे ही वापस चली जाए। तो तीसरा रूल क्या है? द रे कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल गो बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर देखिए रिफ्लेक्शन के बाद इट विल गो बाय द सेम पाथ। वाई? Because it is a normal ray, so angle of incidence is 0 and angle of reflection will also be 0. और जब भी पॉसिबल है जब एक ही जगह पे हो। तीसरा रूल समझ में आ गया? ये 3 रूल हैं डायग्राम बनाने के लिए। और हम ये एज्यूम करते हैं जहाँ ये 3 तरह की रेज हम बनाई मिलेंगी, बाकी सारी रेज भी वहीं मिलेंगी, तभी इमेज शार्प नजर आएगी। चौथा रूल बुक में दे रखा है कि द रेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन विल रिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो तो सीधा सा रूल है क्या कि ये आपका नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल के ऊपर की, नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है वो क्या होती है? एंगल ऑफ, वो कैसी भी रे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं। तो इफ द रे इज कमिंग ऑब्लिक एंड स्ट्राइकिंग विद द पोल इट विल गो ऑब्लिक। रूल है, इसको बताने की जरूरत नहीं, तो अंडरस्टूड है। बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इफ इंसिडेंट रे इज अबव नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ होगी? ऑन द अदर साइड ऑफ द नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे एक तरफ होती है और रिफ्लेक्टेड रे
तो अगर ऑब्लिक आई है तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऑब्लिक ही जाएगी, तिरछी। लेकिन ये रूल हम यूज़ करना चाहें करने इसकी ज़रूरत नहीं, वो तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कवर हो रहा है। मेन रूल 3 है और हम ये एज्यूम करते हैं बाकी सारी रेज भी इसी हिसाब से मिलती हैं। पहला रूल क्या है कि द रेज कमिंग विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास फ्रॉम फोकस, और द रेज कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब पैरेलल टू फोकस से जा रही है, उसका उल्टा हो जाएगा, कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू फोकस, और फोकस से आने वाली पैरेलल, अपोजिट है सारे। और नॉर्मल से आने वाली रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे नॉर्मल होती है, इसलिए वो जैसी आई थी वैसे ही वापस। अब इसी डायग्राम को मैं कॉन्वेक्स मिरर में बदल देता हूँ, फिर हम खत्म कर देंगे। वहाँ पे भी हम ये रूल लिख सकते हैं। चौथी पांचवी दफ़ा आपने मेरे देखा है दैट आई डोंट लाइक टूवर्ड्स दी, ये आपका सॉरी, हाँ ये सही बनाया मैंने। अब इसका सी किधर होगा, इधर होगा, एफ क्या होगा, इसके बीच में होगा। अच्छा, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल, और फोकल लेंथ मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, और फोकल लेंथ क्या है, उसकी हमेशा आधी होती है। यानी यू विल यूज दिस फॉर्मूला कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमेशा आधी होगी, हमेशा आधी। ये देखना, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 5 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, हाँ। ये मिरर में यूज होता है, लेंस में नहीं होता, क्योंकि लेंस के केस में जो रेडियस की जगह हम यूज करते हैं, फोकल सी की जगह हम यूज करते हैं 2f, इधर 2f1, इधर f2 और 2f2, सी यूज नहीं करते। सेंटर होता है, इसका भी सेंटर, इस कर्व का भी सेंटर होगा यहाँ कहीं, और इस कर्व का जो इधर का कर्व है उधर भी सेंटर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रे आ रही है लेंस के केस में वो एक बीच में से पास हो रही है जो मीडियम है। वो अगर मीडियम बदल गया तो रे की बेंडिंग भी चेंज हो जाएगी, रे की बेंडिंग भी डिपेंडिंग अपॉन मीडियम। मीडियम ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो बेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो बेंडिंग, मतलब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रे करीब ही बेंड करेगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा ज़्यादा होगा तो करीब बेंड करेगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो रे आगे आगे बेंड करेगी। तो इस केस में जो कर्वेचर है उसके अलावा हमारा बीच के जो मटेरियल है उसका भी यूज होता है, कितनी बेंडिंग होगी। तो इसलिए लेंस के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन नहीं दिया, क्योंकि बेंडिंग पे डिपेंड करता है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर भी ऊपर डिपेंड नहीं करती है, और भी चीज़ पे डिपेंड करती है। दूसरी क्या चीज़ है, मेटेरियल, क्वालिटी ऑफ द मेटेरियल, कौन सा मेटेरियल है जहाँ पे बेंडिंग हो रही है, गिलास का बना है, प्लास्टिक का बना है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिससे बेंडिंग हो रही है, किस मटेरियल से बना है। मटेरियल बदलेगा तो बेंडिंग में भी फर्क। लेकिन मिरर के केस में जो हम लेते हैं वो सरफेस का सेंटर लेते हैं मटेरियल को यूज, तो अगर रे यहाँ से सरफेस के ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रही है, अंदर नहीं जा रही, इसलिए मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होती है। वहाँ पे सिर्फ रेडियस कर्वेचर का सरफेस का जो जितना भी कर्वेचर है उसके हिसाब से बेंडिंग होगी, मटेरियल का कोई यूज नहीं है, क्योंकि रे अंदर जा ही नहीं रही मटेरियल के अंदर। कौन सी किस जगह रे मटेरियल के अंदर से पास होती है, लेंस में अंदर से होके बाहर निकलती है। तो मटेरियल बदलेगा तो रे की बेंडिंग भी बदल जाएगी, वही कर्वेचर, लेकिन कहीं बेंडिंग ज़्यादा होगी कहीं बेंडिंग कम होगी। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रिलेशन है वो खाली रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मिरर के केस में है कि फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की कितनी होगी, आधी होगी। अब देखिए इस केस में आ जाइए, ख़त्म कर रहे हैं। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब रे तो रिफ्लेक्ट होगी, नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल के हिसाब से रिफ्लेक्ट करोगे ना,
तो इस पॉइंट पे आप नॉर्मल किधर, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे ए पे, यहाँ नॉर्मल कैसे बनाएंगे आप? नॉर्मल बनाने का एक ही रूल है, क्या? सी से मिला दें, जो ज्योमेट्री की थ्योरम है। तो इस सी से आने वाली जितनी भी रेज है, यहाँ सी यहाँ कर लीजिए, थोड़ा इसको भी करीब कर लीजिए, कि ये जो रे है ये नॉर्मल ये होगा, ये हमारा नॉर्मल है, सॉरी ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस था। और रूल क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट रे एक तरफ होती है नॉर्मल के, और रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे नीचे को बनेगी? कहाँ बनेगी? ये नॉर्मल है ना, इंसिडेंट रे नीचे, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। यहाँ से ले लो, दूसरी रे नीचे से ले लो, ये मैंने रे ली पॉइंट बी पे, ये इंसिडेंट रे थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। पहले क्या करूँ मैं, कहाँ से मिलाऊँ इसको मैं? सी, क्यों? क्योंकि नॉर्मल बनाना है, तो मैंने इसको, ये नॉर्मल बन गया, इंसिडेंट रे इधर है, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर होगी? तो ऊपर से जो इंसिडेंट रे जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद ऊपर को बेंड हो रही है, नीचे वाली जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद नीचे को, एक इधर एक की डायरेक्शन ऊपर, एक की डायरेक्शन नीचे। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, या बेंडिंग टुवर्ड्स ईच अदर हो रही है या अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है? अपोजिट डायरेक्शन में जब ऐसे जाएंगे तो फिर क्या बोलेंगे हम? डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग होता है क्योंकि रेज ऊपर वाली नीचे की डायरेक्शन में मुड़ती है, ऊपर वाली इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन नीचे को मुड़ती है, नीचे वाली इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऊपर को, इसलिए कॉन्वर्जिंग थी, यहाँ उल्टा हो रहा है, इसलिए डाइवर्जिंग लेंस है। अब इसके बनेगा कैसे? रूल वही है, पैरेलल रे कहाँ से? यहाँ इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, यानी जो रे पैरेलल हैं तो जो आदमी यहाँ खड़ा होगा उसे लगेगा ये रे जो है फोकस से निकल के आ रही है। कहाँ से? इस पॉइंट से। ये इंसिडेंट रे थी, बाकी पॉइंट में मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। समझ में आई बात? ये क्या लगेगा यहाँ पे जो आदमी खड़ा होगा, द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर में एक्चुअली कॉन्वर्ज टुवर्ड्स फोकस, उधर मुड़ती हैं। यहाँ जो आदमी खड़ा होगा ये भी फोकस से आएगी, लेकिन एक्चुअली तो फोकस तो इधर है, यहाँ से तो कोई रे आ ही नहीं सकती क्योंकि ये तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसे लगेगा यहाँ से निकल के आ रही है। तो रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज। डाइवर्ज क्यों? क्योंकि यहाँ से फैल रही है, ऊपर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, एक नीचे को जा रही है, उसको लगेगा यहाँ से निकल रही है। अपीयर टू मीट कह दो, लेकिन अपीयर टू डाइवर्ज करेक्ट वर्ड है। अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, वहाँ था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली कॉन्वर्ज टू द फोकस, यहाँ ऊपर को जा रही है, लगेगा जैसे फोकस से निकल के आ रही है। अपीयर टू क्यों वर्ड यूज करा है, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द रेज विच आर डायरेक्टेड, उल्टा कर दो, द रेज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, यानी फोकस की तरफ डायरेक्ट कर रही है, लेकिन बीच में मिरर आ गया और मिरर आने से वो रिफ्लेक्ट करेंगे वापस। अगर मिरर नहीं होता फोकस तक पहुंच जाती, क्योंकि मिरर आ गया तो रिफ्लेक्ट करेंगी, तो उल्टा हो जाएगा। जो पैरेलल थी वो फोकस से आती नजर आएंगी, और जो फोकस की तरफ जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये इंसिडेंट रे जो फोकस की तरफ जा रही थी वो ऐसी हो जाएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल सेम रूल है, वहाँ एक्चुअल था, यहाँ अपीयर टू होता है। और नॉर्थ ईस्ट रूल वही है, द रेज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो जाने वाली रे है, चाहे वो एक्चुअली वहाँ पहुँचे ना पहुँचे, वो नॉर्मल रे है। और नॉर्मल रे चाहे कॉनकेव मिरर में हो या कॉन्वेक्स मिरर में हो, एक ही बात। नॉर्मल रे हमेशा जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से दैट विल अपीयर, दैट विल डायरेक्ट ऑन, दैट विल कम बैक फ्रॉम द सेम पाथ। यही कॉनकेव मिरर का भी हो, यही फर्क ये कॉनकेव मिरर में पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ आएगा अपीयर टू डाइवर्ज, अपीयर डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से वो
वैसी ही वापस आ जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने वाली रे नॉर्मल होगी, और नॉर्मल रे जैसे जाती है उसी रास्ते से वापस आ जाती है, तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ज़ीरो होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होगा। ये दोनों रूल हैं, मैंने रिपीट कर दिया। मैग्नीफिकेशन का पॉइंट क्लियर हो गया। मैग्नीफिकेशन के एक साइन होता है और एक नंबर होता है। साइन से हमें पता चलता है इमेज रियल है या वर्चुअल है। रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी, वर्चुअल है तो ये ध्यान रखना। और नंबर अलग इंडिकेट करता है। नंबर, न्यूमरल वैल्यू ऑफ द नंबर इंडिकेट के इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और आज मैंने आपको लेंस के जो रूल थे, मिरर के, स्फेरिकल मिरर के जो रूल्स थे इमेज के, वो मैंने दोबारा रिपीट कर दिए। समझ में आ गई? इनको रूल्स को यूज़ करके 6 पोजीशंस हैं कॉनकेव मिरर की और 2 पोजीशंस हैं कॉन्वेक्स की। वो 8 इमेजेस हैं। इनकी दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इमेजेस के ऊपर डिपेंड करता है।